मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। तो हमने हमारा जो 12th क्लास से जो फर्स्ट चैप्टर है उसको कंप्लीट किया। आज हम न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे कूलम्ब्स लॉ पे। और आप लोग अपने जो कॉपी पेन अपने साथ रखो। आप लोगों ने साथ के साथ लिखते रहना है कि कैसे हम लोग यहाँ कूलम्ब्स लॉ के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सोल्व करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो न्यूमेरिकल आप लोगों को बताए जाएंगे आप लोगों को समझ में आएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ये वीडियोस हैं ये आप लोगों के लिए बनाई गई हैं, क्योंकि आप लोग घर पे बैठे हो लॉकडाउन के कारण। इस कारण हम लोग ये वीडियोस को बनाते हैं। और आप लोग क्या करते हो कि वीडियोस को 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट देखा और फिर आपने उस वीडियो को बंद कर दिया। ये नुकसान आप लोगों का ही है, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि लंबे टाइम तक वीडियो को देखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ही ये वीडियोस बनाई गई हैं। आप लोगों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई गई हैं। तो आप लोग जो भी लेक्चर है, चाहे वो केमिस्ट्री है फिजिक्स है, आप उन लेक्चर्स को कंप्लीट देखें। और कंप्लीट देखने के बाद ही आप उस लेक्चर को लीव कीजिए, क्योंकि यहाँ अगर आप क्लासरूम में प्रेजेंट होते हो तो आप लोगों को पता है कि हमारे जो लेक्चर हैं वो लंबे खींचते हैं। हम 1 घंटे का 1.5 घंटे का एक क्लास का एक लेक्चर देते थे, लेकिन यहाँ हमारी कोशिश है कि हम 30 मिनट से कम एक वीडियो को रखें। लेकिन फिर भी कुछ वीडियो जो हमारी वो 30 मिनट से ज़्यादा की बन जाती हैं, क्योंकि टॉपिक ही के बारे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स की बात करें। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ ये दिया गया है कि इन ए हाइड्रोजन एटम द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज 5.3 क्रॉस 10⁻⁻11 मीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। इन्होंने कहा हमारे से फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर कि एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन एटम की बात करता है ये, और प्रोटॉन है, यानी कि प्रोटॉन कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है। तो यहाँ प्रोटॉन के और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस हम लोगों को गिवन है, और ये डिस्टेंस जो गिवन है ये 5.3 गुणा 10⁻⁻11 मीटर है। 5.3 गुणा 10⁻⁻11 मीटर। फिर ये कहता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो दोबारा से सुनिए स्टेटमेंट हमें क्या कहती है। इन्होंने कहा कि एक हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5.3 गुणा 10⁻⁻11 मीटर है। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहां इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को निकालना है कि कितना यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। तो इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या देखें कि हमें तो सिर्फ दिया क्या गया है, सिर्फ डिस्टेंस दी गई है। और कूलम्ब फॉर्मूला हमें क्या कहता है कि हम लोगों के पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके बराबर है, कि Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के बराबर है। तो इनमें से सिर्फ आपको क्या गिवन है, R की वैल्यू गिवन है, डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है। तो इसका मतलब हम लोगों ने जो चार्ज है वो खुद से कंसीडर करने हैं, और वो कितनी वैल्यू चार्ज की हो सकती है ये बताना होगा। तो आप लोगों को ये बताया गया था कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे और एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल है, E के इक्वल रहता है। और E आप लोगों को क्या बताई गई थी, एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज। मैं न्यूमेरिकली लिख रहा हूं यहां जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है, और ये किसके बराबर है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम्ब के बराबर होता है। और यहाँ K की जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं SI सिस्टम के अंदर, वो वैल्यू हम लोगों के पास होती है 9 क्रॉस 10⁻⁹ न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हम लोगों के पास के की वैल्यू हम लोग लिखते हैं। अब आप लोगों को सभी वैल्यूज किसके अंदर पुट करनी है, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है। तो ऐसा करने से आप लोगों के पास क्या जाता है, कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में। तो F हम लोगों के पास रहेगा यहाँ 9 क्रॉस 10⁹। और देखिए Q1 और Q2 मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या है आपका बराबर है, इसीलिए ये क्या हो सकता है, Q स्क्वायर के इक्वल हो सकता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 का स्क्वायर। और डिवाइड में क्या होगा यहाँ 5.3 गुणा 10⁻⁻11 का स्क्वायर। 5.3 गुणा 10⁻⁻11 का स्क्वायर। तो देखिए जब हम इसने की वैल्यूज को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है इस केस में। तो सबसे पहले हम 10 की पावर्स को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ क्या आपके पास 10 की पावर प्लस 9, यहाँ -19 और उसका क्या है स्क्वायर होगा तो -38 हो जाएगा। यहाँ -11 का स्क्वायर -22 हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ अभी हमारे पास होगा 9 क्रॉस और 1.6 का स्क्वायर। जैसे हम लोग याद रखते हैं 16 का स्क्वायर हमारे पास होता है 256, तो 1.6 का स्क्वायर है तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2.56 डिवाइडेड बाय 5.3 का स्क्वायर, 5.3 का स्क्वायर इनटू में 10 की पावर प्लस 9 माइनस 38 और प्लस 22। ये हम लोग यहाँ लिखते हैं 10 की पावर को। जैसे यहाँ कितनी थी प्लस 9, यहाँ कितनी है -38 क्योंकि -19 का स्क्वायर है, -11 का स्क्वायर आपके पास -22 और ऊपर जाके वो प्लस हो जाएगी हम लोगों के पास। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 5.3 के स्क्वायर को भी रखते हैं और इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फाइनली जो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है वो 8.2 क्रॉस 10⁻⁸ न्यूटन के बराबर आ जाता है। तो कितना फोर्स होगा ये यहाँ इनके बीच में 8.2 क्रॉस 10⁻⁸ न्यूटन के बराबर ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी इनके बीच में। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करना था, इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना था। तो आप लोगों को बताया गया कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस गिवन था हम लोगों को। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज के मैग्नीट्यूड को लिया, Q1 पे Q2 जो मैग्नीट्यूड फॉर्म में है चार्ज इक्वल है तो इसीलिए Q स्क्वायर हुआ, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर किया, फिर यहाँ r का स्क्वायर किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल को क्या किया है, सॉल्व किया है। तो चलिए अब अगले न्यूमेरिकल की बात करते हैं हम लोग। तो अगली स्टेटमेंट हमें क्या कहती है उसको समझते हैं और फिर इस न्यूमेरिकल को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगली स्टेटमेंट में हमें कहा गया कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 3.2 क्रॉस 10⁻⁻15 मीटर। उसी जैसा न्यूमेरिकल है लेकिन यहाँ आप लोगों को बोला क्या गया है दो अल्फा पार्टिकल, यानी कि आप लोगों के पास क्या है यहाँ अब सेकंड न्यूमेरिकल के अंदर दो अल्फा पार्टिकल हैं और इन अल्फा पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस आप लोगों को गिवन है और ये डिस्टेंस हम लोगों के पास है 3.2 क्रॉस 10⁻⁻15 मीटर। ये हमारे पास दो अल्फा पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है। तो आप लोगों को सिर्फ यहाँ क्या पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल्स पे चार्ज। एक अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज है, जैसा चार्ज किसके ऊपर होता है, हीलियम एटम पे होता है, वैसा चार्ज होता है। और आप लोगों को पता है हीलियम एटम के केस में जो उसका एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 2 है। इसीलिए एक अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो 2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम के बराबर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1.6 की प्रोडक्ट करते हैं 2 के साथ तो ये हो जाएगा हम लोगों के पास 3.2 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। फिर आप
अल्फा इंटू में अल्फा, अल्फा का स्क्वायर होगा, यानी कि आप लोगों के पास Q1 Q2 की प्रोडक्ट होगी वहां, तो क्या स्क्वायर होना है उस फॉर्मूले के अंदर। R की वैल्यू है आप लोगों के पास, K की वैल्यू है, आपने वो रखनी है और उसका सॉल्यूशन कंप्लीट करना है। इस न्यूमेरिकल को आप लोग खुद सोल्व करोगे, और खुद सोल्व करोगे तो आप लोगों के पास इसका जो आंसर है ये 90 न्यूटन आता है। तो इसका मतलब ये आंसर आप लोगों का करेक्ट है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है सेकंड न्यूमेरिकल, क्योंकि मैं डिस्टेंस से संबंधित जो डिस्टेंस गिवन था आप लोगों को दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, उसका जो न्यूमेरिकल है वो सोल्व करवा चुका हूं। तो इसलिए आप लोगों ने सेल्फ ये क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। मैंने आप लोगों को इसका आंसर बता दिया है कि ये कितना आंसर आएगा, 90 न्यूटन आंसर आता है। तो आप लोगों ने इसको करेक्ट सोल्व किया है। आप दोबारा से समझो, दो अल्फा पार्टिकल है, उनके बीच का डिस्टेंस ये गिवन है आप लोगों को 3.2 × 10⁻⁻15 मीटर। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का डबल या प्रोटॉन का डबल होता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। हम लोग बात करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की। तीसरा न्यूमेरिकल हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है उससे संबंधित हम लोग बात करेंगे। देखिए अगले न्यूमेरिकल में इसने हमें बोला 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 are 3 meter apart and their combined charge is 20 microcoulomb. If one repel the other with a force of 0.075 Newton, what are two charges? देखिए इसने कहा दो चार्ज हम लोगों के पास, मान लीजिए वो चार्ज है Q1 एंड Q2। क्या कहती है स्टेटमेंट, दो चार्ज है Q1 एंड Q2 और उनका जो कंबाइंड चार्ज हमें बताया गया, यानी कि उनका टोटल चार्ज हम लोगों को बताया गया। मैं आप लोगों को डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। यहाँ इस टॉपिक के अंदर ये हमें क्या कहता है, तीसरे न्यूमेरिकल के अंदर Q1 Q2 आपके दो चार्ज हैं, इन चार्ज के बीच का डिस्टेंस हमें जो गिवन है वो 3 मीटर डिस्टेंस गिवन है। क्या बोला इसने हमें कि दो चार्ज है Q1 एंड Q2, उन दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है, और इनका कंबाइंड चार्ज बोल रहा है। यहाँ पे क्या बोलता है, कंबाइंड चार्ज। कंबाइंड चार्ज का मतलब Q1 और Q2 पे टोटल चार्ज। तो इसका मतलब हमें जो गिवन है Q1 प्लस Q2 गिवन है, जो किसके बराबर है, 20 माइक्रोकूलम्ब गिवन है हम लोगों को ये। और ये कहता है कि जो इन दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स रहेगा वो फोर्स है 0.075 न्यूटन। तो यहां फोर्स की जो वैल्यू गिवन है हम लोगों को वो 0.075 न्यूटन गिवन है। ये फोर्स हम लोगों को यहां गिवन है। तो इसने बोला कि आप यहां कैलकुलेट कीजिए इन दो चार्जेस को, Q1 और Q2 की वैल्यू को हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। Q1 क्या है, Q2 क्या है, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। दोबारा से सुनिए, स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, स्टेटमेंट हमें कहती है दो चार्ज है आपके पास Q1 एंड Q2, जिनके बीच में डिस्टेंस 3 मीटर है, उनके बीच का जो फोर्स है वो 0.075 न्यूटन है, और जो कंबाइंड चार्ज हमें गिवन है, टोटल चार्ज जो हमें गिवन है वो 20 माइक्रोकूलम्ब चार्ज गिवन है। तो ये कहता है कि Q1 और Q2 को आपने यहां से फाइंड आउट करना होगा। Q1 और Q2 हमारे पास है क्या। तो सबसे पहले देखिए हम लोग 20 माइक्रोकूलम्ब चार्ज गिवन है, हमें पता हो माइक्रो का मतलब होता क्या है। माइक्रो क्या आपके पास मैट्रिक प्रीफिक्सेस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ये 10⁻⁶ के इक्वल होता है। तो इसका मतलब जो चार्ज गिवन हमें 20 गुणा 10⁻⁶ कूलम्ब ये चार्ज गिवन है। डिस्टेंस भी आपकी एसआई सिस्टम के अंदर है, फोर्स भी आपका एसआई सिस्टम के अंदर है। अब हमने ये निकालना होगा। तो देखिए अब हम लोग यहाँ क्या करें, कैसे हम इस तरह के न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, ये हम लोगों को पता हो। तो देखिए हम लोग अगर इस न्यूमेरिकल की सोल्व करने की बात करें तो सबसे पहले हम कूलम्ब फोर्स की फॉर्मूले की बात करते हैं। हमारे पास कूलम्ब फोर्स क्या कहता है, F हम लोगों के पास होता है K Q1 Q2 by R²। अब आपको F गिवन है, K हमें कांस्टेंट है पता होना चाहिए, R गिवन है,
Q1 और Q2 का टोटल गिवन है हमें, यानी कि इनका जो टोटल कंबाइंड चार्ज है वो हम लोगों को गिवन है। तो हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करें तो कैसे करें? तो देखिए इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए आपने क्या किया, Q2 की वैल्यू यहां से निकाल दी। Q2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी कि 20 गुणा 10 की पावर -6 कूलम से हम Q1 को घटा देंगे। तो ऐसा करने से किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, Q2 की वैल्यू आ जाती है। तो मैं यहां से Q2 की वैल्यू को लिखता हूं। तो हम लोगों के पास जो Q2 की वैल्यू आएगी यहां से वो आ जाएगी 20 गुणा 10 की पावर -6 और माइनस Q1 कूलम। ये आपके पास इतने कूलम Q2 की वैल्यू है। तो इतने कूलम हमारे पास किसकी वैल्यू आती है, Q2 की वैल्यू। तो हमने यहां इस फॉर्मूले के अंदर क्या करनी है, ये वैल्यूज पुट करनी है। F का रिजल्ट कितना हमारे पास 0.075, K का रिजल्ट हम लोगों के पास कितना है 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 और Q2 हम लोगों के पास कितना है 20 गुणा 10 की पावर -6 माइनस Q1 और डिवाइड में क्या होगा हम लोगों के पास 3 का स्क्वायर। मैं 9 लिख देता हूं 3 के स्क्वायर को, क्योंकि डिस्टेंस कितना था हम लोगों के पास 3 मीटर था। 3 का स्क्वायर मैंने कितना कर दिया 9 कर दिया यहां से। तो आप देखोगे ये से ये कैंसिल हो जाएगा यहां इस केस में। अब आप लोगों के पास ये 0.075 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको हम लोग लिख देते हैं 75 डिवाइडेड बाय 1000 और हम लोग क्या करें, ये 10⁻⁹ इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इज इक्वल टू, इनको अंदर मल्टीप्लाई किया 20 × 10⁻⁶ Q1 माइनस Q1 का स्क्वायर। मैंने Q1 को क्या किया अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप क्या करते हो, ये कितना हो जाएगा हम लोगों के पास 10⁻³ ये 10⁻⁹ ये, तो यानी कि 10⁻12 हो जाएगा। और चाहते तो हम इसको उधर भी रख सकते हैं, तो हम लोगों ने इसको इधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, वो आपने देखना है। और ऐसा करने से आप लोगों के पास क्या बनेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, इसको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो हम लोगों के पास जो रिजल्ट आ जाएगा। देखिए मैं ये क्या करूंगा, यहाँ इसको 10 की पावर 12 करता हूं और 10 की पावर 12 यहाँ अगर आएगी तो इन दोनों के साथ हम लोगों ने क्या करनी है, वो मल्टीप्लाई करनी है। इन दोनों के साथ हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये तो कितना हो जाएगा 10⁻12 Q1 स्क्वायर और माइनस 20 × 10⁻⁶ Q1 और प्लस 75 और इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। जब इस तरह का हम लोगों के पास रिजल्ट अगर आता है तो फिर हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। या मैं इसको ऐसे भी लिख के रहने देता, इसको ऊपर लेके जाता, तो हमारे पास ये कितना हो जाता है यहाँ 75 × 10⁻12 और फिर इसको इस तरफ शिफ्ट करता, तो हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ Q1 स्क्वायर और माइनस में 20 × 10⁻⁶ Q1 हो जाता है ये, और साथ में हम लोग इसको लिखते फिर प्लस 75 × 10⁻12 और इज इक्वल टू 0। तो भी हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो सोल्व करने से हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी 15 माइक्रोकूलम और दूसरी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 माइक्रोकूलम। तो इसका मतलब ये मैं Q1 की वैल्यूज की बात करूंगा, क्योंकि यहां से आपका Q1 का आंसर आएगा
और Q1 की एक वैल्यू तो आपके पास हो सकती है 15 माइक्रोकूलम और एक वैल्यू हो सकती है हमारे पास 5 माइक्रोकूलम। ऐसे ही हमारे पास जब मैं Q1 की वैल्यू को यहाँ कितनी रखूंगा, 15 माइक्रोकूलम रखूंगा, तो मेरे पास Q2 की वैल्यू कितनी आएगी, फिर 5 माइक्रोकूलम आएगी। और जब मैं Q1 की वैल्यू को 5 माइक्रोकूलम रखूंगा तो Q2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 15 माइक्रोकूलम आ जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करना था, इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना था। मैंने बताया कि यहाँ से क्या बनेगी, आप लोगों के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जिसके हम 10th क्लास के अंदर न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का जो हमारे पास तरीका होता है, या डिस्क्रिमिनेंट रूल जो हमारे पास क्या होता है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट और डिवाइड बाई 2a, उससे हम क्या कर सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। और सोल्व करने के बाद मैंने बताया Q1 की वैल्यू या तो आपके पास 15 माइक्रोकूलम है या 5 माइक्रोकूलम है। अगर आप Q1 की वैल्यू यहाँ 15 माइक्रोकूलम रखोगे तो Q2 की वैल्यू हमारे पास 5 माइक्रोकूलम आ जाएगी। या फिर मैं Q1 की वैल्यू अगर 5 माइक्रोकूलम रखता हूँ यहाँ, तो मेरे पास Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 माइक्रोकूलम आ जाती है। तो इस तरीके से हमें इस थर्ड न्यूमेरिकल को क्या करना है, सोल्व करना है। तो अब अगली स्टेटमेंट की बात करते हैं, अगले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। वो हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उससे संबंधित हम स्टेटमेंट को देखते हैं। तो देखिए अगली स्टेटमेंट में हम लोगों को जो बताया गया है, इसने बोला टू फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस प्लस 4e एंड प्लस e यूनिट्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस a, where should a third point charge be placed for it to be in equilibrium। तो देखिए अगले न्यूमेरिकल में इसने बताया कि आपके पास दो चार्ज हैं, एक प्लस 4e चार्ज है, एक प्लस e चार्ज है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो a डिस्टेंस है, यानी कि प्लस 4e और प्लस e के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ a डिस्टेंस गिवन है। तो ये कहता है कि हम तीसरा चार्ज कहाँ रखें और उस तीसरे चार्ज के रखने से ये दोनों चार्ज किस में बन जाए, इक्विलिब्रियम के अंदर बन जाए। तो हम लोगों ने उस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को, उस इक्विलिब्रियम पॉइंट को फाइंड आउट करना है, वो कहाँ रहेगा। तो चलिए अब इस न्यूमेरिकल को भी सोल्व करते हैं। हमें इसने बोला एक प्लस 4e चार्ज है हम लोगों के पास, एक प्लस e चार्ज है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस हमें गिवन है वो डिस्टेंस गिवन है a डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस गिवन है हमें, यहाँ a डिस्टेंस गिवन है। तो ये कहता है कि कोई तीसरा चार्ज है, उस तीसरे चार्ज को हम कहाँ रखें जिसके कारण ये दोनों चार्ज आपके किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाए। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए ये ध्यान देना होगा कि तीसरा चार्ज का प्लेसमेंट कहाँ हो। इधर उस तीसरे चार्ज को रखें, या यहाँ रखें उस तीसरे चार्ज को, या यहाँ रखें, जिसके कारण ये दोनों चार्ज किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाए। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमें ऐसे टॉपिक के अंदर ये ध्यान देना होता है कि साइन कैसा गिवन है। देखिए यहाँ भी चार्ज कैसा है आपका, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ भी चार्ज कैसा आपका, पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं तीसरे चार्ज को, मान लीजिए वो तीसरा चार्ज हमारे पास क्यू चार्ज है, मैं उसको यहां रखता तो ये प्लस इस क्यू चार्ज को रिपेल करता, ये प्लस भी इसको क्या करता, रिपेल करता। और रिपल्सन की डायरेक्शन क्या होती है दोनों के केस में, आउटवर्ड होती है, यहां इस तरफ रहते हैं। तो इसका मतलब यहां दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, यानी कि बैलेंस तो कर ही नहीं पाएंगे। तो जिसके कारण यहाँ जो फोर्स है इस साइड पे कैसा है, नॉन जीरो है। अगर मैं इधर की तरफ बात करता, क्योंकि आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो पॉइंट चार्ज है हम हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं। जो तीसरा चार्ज है हमने इस केस में वो पॉजिटिव लेके चलना है। क्या लेके चलना है, पॉजिटिव, क्योंकि इन्होंने हमें ये बताया नहीं है कि वो नेगेटिव चार्ज था। तो हम हमेशा ऐसे टॉपिक को सोल्व करने के लिए उस चार्ज को क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हैं। अगर मैं उस चार्ज को यहां रख देता हूं तो ये प्लस 4 इसको रिपेल करेगा, जिसके कारण फोर्स इस तरफ होगा। ये प्लस e भी क्या करता है, इसको रिपेल करता है, जिसके कारण फोर्स इस तरफ होगा। तो यहां भी फोर्स क्या होगा, इस साइड में भी नॉन जीरो फोर्स है। और हमने बनाना कितना फोर्स है, जीरो फोर्स बनाना है।
तभी तो वो इक्विलिब्रियम के अंदर होगा, यानी कि नेट फोर्स कितना हो जाए, आपका टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाए, 0 हो जाए। वो कंडीशन हम लोगों ने, वो डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ से क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखिए उस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए जो आपका वो चार्ज है वो यहां रखा हुआ है, इस पॉइंट पे रखा हुआ है, P पॉइंट पे रखा हुआ है, और उस चार्ज की जो डिस्टेंस है +4e से वो कितनी मान ली मैंने, x डिस्टेंस मान ली। मैंने क्या मान लिया, अब वो जो चार्ज है वो यहां है, इस P पॉइंट के ऊपर है, और उस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है 4e चार्ज से वो कितनी है, x है। और मैं क्यों ले रहा हूं ऐसा, मैंने बिल्कुल मिडल में क्यों नहीं रखा है यहां, क्योंकि देखिए मैग्नीट्यूड चार्ज का क्या है, अलग अलग है, और जब मैग्नीट्यूड चार्ज का अलग अलग है तो फोर्स का रिजल्ट भी कैसा होगा, अलग अलग रहेगा। तो इसलिए हम लोगों ने यहां इस 4e चार्ज से क्या किया, P पॉइंट को कंसीडर किया, और जिसके ऊपर किसको रखा, Q चार्ज को रखा, और उस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है 4e से वो कितनी मान ली, x मान ली। तो अब हमारे पास ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी बचेगी, हम लोगों के पास a माइनस एक्स बचेगी। कितनी बचेगी, a माइनस एक्स। अब मैं क्या देखता हूं, जो ये +4e है, इस प्लस Q चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और उस रिपल्सन की डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो यानी कि जो ये फोर्स आएगा आपका, ये +4e के कारण मैंने बोल दिया, ठीक है, यानी कि ये Q के ऊपर फोर्स है, किसके कारण, +4e के कारण। उसके बाद हम लोग देखें फोर्स +e के कारण इस Q चार्ज के ऊपर किस तरफ रहेगा, इस तरफ रहेगा, और ये फोर्स मान लीजिए मैंने लिख दिया Q के ऊपर फोर्स है, किसके कारण, +e के कारण, इस फोर्स की डायरेक्शन आगे इस तरफ। हम कहते हैं कि P वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे इस Q के ऊपर टोटल फोर्स कितना है, 0 है। मैंने क्या बोला कि P एक ऐसा पॉइंट मान लिया हम लोगों ने जिस पॉइंट पे जो टोटल फोर्स है +Q के ऊपर वो कितना है, 0 फोर्स है, रिजल्टेंट क्या है, यहां 0 है। तो सबसे पहले मैं फोर्स की बात करता हूं कि फोर्स कौन सा क्या रहेगा। हमारे पास, मैं बात करता हूं मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर, हम लोगों के पास जो Q के ऊपर फोर्स है 4e के कारण वो कितना रहेगा कि Q1 कितना है मेरे पास, मान लीजिए 4e, और Q2 कितना है मेरे पास, Q के इक्वल, और डिवाइड में डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि किसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, x का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं इस फोर्स की बात करता हूं तो मैंने ये वाली डिस्टेंस देखनी है। अब Q के ऊपर फोर्स देखना मैंने +e के कारण, तो मैं कौन सी डिस्टेंस देखूंगा, ये वाली डिस्टेंस देखूंगा। तो मेरे पास Q1 कितना है मेरे पास, +e के इक्वल, और Q2 किसके इक्वल है, Q के इक्वल, और डिवाइड में डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि इस डिस्टेंस का स्क्वायर जो कि हमारे पास a माइनस एक्स के इक्वल है, a माइनस एक्स का स्क्वायर। और P आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और आप लोगों को पता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इन दोनों का टोटल जो जोड़ है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। लेकिन आप देखोगे कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहां इनके बीच में कौन सा साइन भी आएगा, उस एडिशन के दौरान नेगेटिव साइन भी आएगा, वेक्टर सम के दौरान कौन सा साइन भी आएगा, यहां इनके बीच में नेगेटिव साइन भी आएगा। तो मैं अगर फोर्स लिखता तो मैंने फोर्स कैसे लिखना था, और माइनस में F + e, ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, क्योंकि देखिए मैं इस डायरेक्शन को क्या मानता हूं, पॉजिटिव डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन को क्या मानता हूं, नेगेटिव डायरेक्शन। इस कारण मैंने ऐसा लिख दिया। या मैं ये भी कह सकता हूं, जिसके केस में डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, वो क्या हो सकता है आपके पास, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो सकता है, ठीक है। आप या ये कह दीजिए कि यहाँ मैग्नीट्यूड +4e ज्यादा है किससे, +e से, और ये चार्ज तो सेम रहना था, तो इस कारण भी आप इस तरीके से कंसीडर कर सकते हो। तो मैं फिर यहाँ क्या लिख दूंगा कि ये दो फोर्सेस क्या है, इक्वल। कैसे रहेंगे ये, इक्वल रहेंगे, कौन सी फॉर्म के अंदर, मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर मैंने इनको क्या लिख दिया, इक्वल लिख दिया।
जब मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर इन दोनों फोर्सेस को इक्वल लिखूंगा तो हम लोगों के पास जो रिजल्ट है वो किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आ जाता है। और जब इसके बराबर रिजल्ट आएगा तो आप देखिए क्यू से क्या कैंसिल है, क्यू कैंसिल, के से क्या कैंसिल है, के कैंसिल, ई से क्या कैंसिल है, ई कैंसिल। तो देखिए कहाँ क्या बचा हमारे पास, यहाँ कितना बचा 4, यहाँ कितना बचा x का स्क्वायर। 4 को क्या लिखता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, डिवाइड में क्या होगा हम लोगों के पास x का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ कितना बचा हमारे पास 1, तो मैं क्या लिख दूंगा ये 1 का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या होगा हमारे पास x माइनस a का स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर टर्म्स में बना लिया इस रिजल्ट को, ताकि हम क्या करें स्क्वायर रूट करें। और स्क्वायर रूट करने से आप लोगों को पता है कि जो स्क्वायर रूट को स्क्वायर टर्म क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी, या फिर दोनों साइड जब पावर सेम होते हैं तो ये एक दूसरे के एक्शन को कैंसिल कर देती है। तो इसलिए अब हमारे पास रिजल्ट बचेगा 2/x इज इक्वल टू 1/a माइनस x। और फिर हम लोगों ने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। जब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2a माइनस 2x इज इक्वल टू x। किसके बराबर हुआ ये, 2a माइनस 2x बराबर है x के, और माइनस 2x इधर जाके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये फिर 3x हो जाता है। तो हम लोगों के पास 2a किसके इक्वल हुआ, 3x के इक्वल। निकालना किसको है, मैंने x को निकालना है। तो हमारे पास x किसके बराबर हुआ 2/3 ऑफ a। तो वो डिस्टेंस कितनी है 4a से, यानी कि x कितना हमारे पास 2/3 है किसका, a का। तो x की हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहाँ से, 4a से, वो कितनी है 2/3a है। तो वो डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ से क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बच्चों, अगर मैं एक दो न्यूमेरिकल और करवाता हूँ तो हमारी वीडियो और लंबी हो जाएगी। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने न्यूमेरिकल्स की यहाँ प्रैक्टिस कीजिएगा इन कॉलम्स लॉ के ऊपर, क्योंकि आगे जो हम लोग वीडियो बनाएंगे, कल की जो हमारी वीडियो रहेगी वो कॉलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स के बारे में ही रहेगी। और कॉलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स को हम लोग और भी जो टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टडी करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है आपका ये न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ स्टडी करवाने थे आप लोगों को। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमारे वीडियोस को पूरा कंप्लीटली वॉच करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और अपने जो भी साथी आप लोगों के +2 क्लास के अंदर स्टडी करते हैं उनको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। तो आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।